आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना सिंह। मैं फिर से एलएनटी स्टूडियो से आप सभी से जुड़ गई हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों को ग्रेजुएशन में जो सेकंड सेमेस्टर में मेजर पेपर में पढ़ना है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी भारत की जो शासन व्यवस्था किस तरीके से है, भारत के संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, शासन का स्वरूप, उसकी संरचना, राज्य सरकार की क्या कहते हैं कि क्या प्राथमिकताएं हैं, उसकी शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य, और साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंध, केंद्र सरकार की क्या कहते हैं शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य, राज्यपाल है आपका, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था, ये सारी चीज़ें लगभग आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो जो बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो सेकंड सेमेस्टर में जब आएंगे तो वो भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में अपने सेकंड सेमेस्टर में वो पेपर के रूप में, मेजर कोर्स के रूप में वो पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, कि भारत का संविधान किन किन विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ा है। आप सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को एक तरीके से उसको अधिकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। तो जब भारत गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ तो भारतीय संविधान को निर्मित करने वाले जो लोग थे वो सोचे भारत की संवैधानिक ढांचा को या फिर उसकी सरकार को या उसकी शासन व्यवस्था को हम किस रूप में तैयार करें, यानी किन किन विशेषताओं को लेकर भारत की संविधान की संरचना हुई या उस संरचना की स्थापना करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, यहाँ पे क्या आ रहा है कि संविधान, तो आप लोगों के माइंड में आता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, चूंकि आप लोग जस्ट अभी फर्स्ट सेमेस्टर से पास आउट हुए हैं। बहुत हम क्लास में, जब मैं ऑफलाइन मोड में क्लास लेती हूँ तो बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बता देते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, या ये किस लिए बनता है, ये किन किन चीज़ों का इसमें समावेशन होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे आप परिवार में रहते हैं, तो परिवार में आप लोगों के लिए एक अनुशासन को कौन मेंटेन करता है, आपके लिए कौन गाइडलाइन तैयार करता है। तो कहने का मतलब कि एक परिवार का जैसे स्ट्रक्चर रहता है, हमने शुरू में ही बताया था, मैं जो काफ़ी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। हमने सिंपल सा बताया था कि परिवार बनता है, परिवार से ग्राम बनता है और उससे हमारा राज्य बनता है। तो ऐसा अलग नहीं होता है कि बिल्कुल जैसे हम परिवार से बिल्कुल अलग कोई शासन व्यवस्था नहीं होती, उसी का एक बृहद रूप, एक विस्तार होता है। तो संविधान क्या होता है कि किसी भी नियमों का संग्रह होता है, और वो उस नियम के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, जैसे राज्य क्या है, राज्य के कार्य क्या है, राज्य की क्या कहते हैं शासन करने की प्रणाली क्या है, जो नागरिक हैं एक राष्ट्र या राज्य के अंतर्गत जो नागरिक रह रहे हैं उन नागरिकों के अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, वो शासन में किस प्रकार से सहभागी होंगे, या सरकार की संरचना किस तरीके से करेंगे, या सरकार का निर्माण किस तरीके से करेंगे, और शासन के जो विभिन्न अंग हैं हमने डिस्कस किया था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका क्या क्या कार्य है, या प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल की शक्तियों में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, संकटकालीन शक्तियां क्या हैं, या फिर संविधान संशोधन की जो प्रावधान है, इन सारी बातों का जो उल्लेख होता है वो संविधान के अंतर्गत होता है। यानी संविधान एक ऐसा नियम है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की एक लिखित रूप में, एक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने मौजूद होता है। एक लिखित क्या कहते हैं कि दस्तावेज होता है, नियमों का संग्रह होता है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी शासन व्यवस्था को और या फिर राज्य को संचालित करने का प्रयास किया जाता है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही लंबे बहस के बाद भारत के संविधान का निर्माण होता है। तो भारतीय संविधान की जब भी हम विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताओं में सबसे पहला क्या आता है कि ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है।
सबसे लंबा और लिखित संविधान का क्या अभिप्राय होता है? सबसे लंबा और लिखित संविधान का अभिप्राय ये है कि जो भारत के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, या नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, 1935 का जो प्रावधान है, अधिनियम है, उन अधिनियम से किन किन बातों को लिया गया है। कहने का मतलब सबसे लंबा का मतलब कि ये विश्व का सबसे लंबा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी विशेषताओं को हम अन्य देशों की विशेषताओं से हम ग्रहण किए हुए हैं। हम इसको अलग अलग डिटेल में मैं चर्चा करूंगी। आज थोड़ा सा ब्रीफ में बस मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि जो सबसे लंबा का क्या मतलब हुआ कि ये बहुत सारे संविधानों से एक तरीके से उनकी विशेषताओं को ग्रहण किए हुए हैं। और लिखित का क्या मतलब है कि जो संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो एक लिखित दस्तावेज के रूप में, संविधान के रूप में हमारे पास मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि भारत क्या है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है या लोकतांत्रिक संविधान है, क्योंकि जो भी विशेषताएं भारत ने ग्रहण किया है, भारत की शासन व्यवस्था में जिन जिन विशेषताओं को शामिल किया गया है वो बहुत सारी क्या कहते हैं कि देशों से उधार हमने लिया है, यानी वहाँ की विशेषताओं को अपने शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करने की हमने कोशिश की है। अगर मूल रूप से हम देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या थे, 395 आर्टिकल यानी 395 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे आपके, 22 भाग थे। और अनुसूचियां जिसको हम शेड्यूल कहते हैं वो 8 अनुसूचियां थी, यानी प्रारंभिक भारतीय संविधान के निर्माण के समय। अब क्या है कि जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 470 के लगभग हो चुकी है। पहले जैसे मूलतः अगर क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, तो आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिएगा। यहाँ सीधा सा जवाब होगा कि 395 आपके आर्टिकल थे मूल रूप से 22 आपके भाग थे और मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। ये क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे ये इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछते हैं। और अब मतलब वर्तमान समय में 2019 का ये लगभग डेटा है, तो 470 से के लगभग क्या कहते हैं अनुच्छेद हो गए हैं। 25 यानी जो 22 था वो 25 भाग हो गया है और 12 जो है अनुसूचियां हो गई हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा। अगर मूलतः संविधान में पूछेगा तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, और वर्तमान समय में पूछेगा तो लगभग 470 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और आपका 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि सबसे लंबा और लिखित संविधान का क्या मतलब होता है। सेकंड क्या है, कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। कहने का मतलब एक तरफ क्या है कि भारत का संविधान क्या है, लिखित दस्तावेज के रूप में हमारे पास मौजूद है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो 1949 या 50 के समय जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन किए गए थे, क्या वो प्रोविजन बदले जा सकते हैं या प्रोविजन एज इट इज वो क्या कहते हैं कि अभी तक वो बरकरार है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं कि लिखित रूप पे मौजूद हैं, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ वो लचीलेपन का मिश्रण है, यानी सोसाइटी या स्टेट के सर्कमस्टेंसेस जैसे चेंज होते रहेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको चेंज किया जा सकता है। यानी लिखित होने के साथ साथ, कठोर होने के साथ साथ लचीलेपन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्या है, एकात्मकता की तरफ झुका हुआ आपका संघात्मक संविधान। अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि ये एकात्मक संविधान क्या होता है या संघात्मक संविधान क्या होता है। संघात्मक संविधान का क्या मतलब होता है कि भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों को अलग अलग शक्तियां प्रदान किया गया है। ऐसा नहीं है कि संघ जो है स्टेट के मतलब कार्य में या उसके फंक्शन में इंटरफेयर करेगी, लेकिन क्या है उनको कार्य करने के लिए ऑटोनॉमस दिया गया है, स्वायत्त रूप से राज्य भी कार्य कर सकता है। तो यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के संदर्भ में, इसीलिए इसको संघी कहा गया। और एकात्मकता का क्या मतलब होता है, यूनिटरी का क्या मतलब होता है कि भारतीय संविधान जो है एकात्मकता की शक्तियों को भी बरकरार रखा है। अब एकात्मकता का मतलब क्या हुआ कि जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत या भारत में संकट काल की स्थिति रहे, चाहे युद्ध हो जाए, चाहे वित्तीय आपात हो जाए, चाहे सशस्त्र विद्रोह हो जाए, चाहे जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो शक्तियां जो होती हैं राज्य की वो केंद्र के पास पहुंच जाती हैं। उस समय जो क्या कहते हैं कि केंद्र की अथॉरिटी बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि भारत का जो संविधान है एकात्मकता की शक्तियों को लिए हुए संघीय संविधान है।
और संसदीय शासन। नेक्स्ट क्या उसकी विशेषताएं हैं? संसदीय शासन। संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटिश से लिया गया हुआ है। संसदीय शासन प्रणाली का अभिप्राय यह होता है कि यहाँ पे दो तरह की शक्तियों का प्रावधान किया गया है, नाम मात्र की और वास्तविक शक्तियों का प्रावधान। अब नाम मात्र की शक्तियों का क्या मतलब होता है? नाम मात्र का मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति क्या है, वो शासन की सत्ता पे मतलब एक तरीके से टॉप पोजीशन पे है, लेकिन उसकी शक्तियां क्या होती है? वो नाम मात्र की होती हैं। सारी शक्तियां उसमें निहित है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, जो कि वास्तविक शक्तियों का जिसके पास होता है। और संसदीय शासन प्रणाली का क्या मतलब होता है कि कार्यपालिका क्या होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी यहाँ पे उत्तरदायी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और ये मुझे लगता है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं, जैसे मैंने समझाया, सबसे लंबा और लिखित संविधान, तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि सबसे लंबा इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के संविधान के बहुत सारी जो विशेषताएं हैं अन्य देशों से भारत ने ग्रहण किया है। लिखित इसलिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के रूप में, दस्तावेज के रूप में हमारे पास मौजूद है। और मूल रूप से 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान समय में 470 के लगभग हो गई हैं। भाग 25 हो गया है और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कठोर का मतलब हमने समझा दिया, और लचीलेपन का मतलब कि संविधान में जो प्रारंभ में प्रोविजन जो किए गए थे, स्टेट के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग समाज जैसे परिवर्तित हो रहा है, उसमें क्या कहते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। एकात्मकता का मतलब होता है कि संकट काल के समय शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, अन्यथा वो संघीय रूप से, जैसे संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र की शक्तियां क्या कहते हैं कि वो स्वायत्त रूप से काम करते हैं। संसदीय शासन का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक और नाम मात्र की शक्तियों का प्रावधान है। नाम मात्र का मतलब कि राष्ट्रपति के पास शासन की शक्तियां होगी, लेकिन उसका प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और शासन की, सरकार की जो सत्ता होगी वो उत्तरदायित्व के ऊपर निर्भर करेगी। उत्तरदायित्व का क्या मतलब हुआ कि कार्यपालिका कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट मैं जो भारतीय संविधान की बाकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पे मैं डिटेल चर्चा करूंगी। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या ऑफलाइन जब क्लासेस चलेंगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।